तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कर रहे थे हम लोग, है ना। सो काफी क्लासेस कर चुके हैं। सो आज हम लोगों को इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सबको कवर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म आयोनाइजेशन एंथैल्पी? ठीक है, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप डिफाइन कैसे करोगे, कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ionization enthalpy? So basically ionization enthalpy means that is what amount of energy, or we say the minimum amount of energy that is required for the removal of electron, right? So अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालना चाहते हो तो कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू गिवन टू द एटम सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन वो बाहर आ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दैट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट to lose electron is given by its ionization enthalpy, right? It is also known as ionization enthalpy or ionization potential. So ionization enthalpy को ionization energy and ionization potential दोनों नाम से जानते हैं. So I hope ये समझ आ गया होगा what is ionization enthalpy, right? Now, what are the units of ionization enthalpy जिसमें आप लोग इसको measure करोगे? So basically the units of ionization enthalpy is either we use kilojoule per mole, right? Or we use that is a kilocalorie per mole. Hmm? Or electron volt per atom. So these are the unit that we are using. ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोगों को समझ आ गई, राइट? नाउ is a very important relationship between the unit as well. For example, 1 electron volt per atom in terms of joule, kilojoule, we can write as 1 electron volt per atom is equal to 96.49 kilojoule per mole, or we say it's equal to 23.06 kilocalorie per mole. So this is how we can relate ionization enthalpy into the formula, right? So इस तरीके से आप इसको relate भी कर सकते हो. Now, so we have several kind of ionization enthalpy, like ionization enthalpy 1, ionization enthalpy 2, ionization enthalpy 3. होता क्या है, ध्यान से समझो। मान लो मेरे पास अगर कोई एटम है, राइट? मान लो यहाँ पे मैंने कोई एटम बनाया, लेट अस अज्यूम हमने सोडियम ले लिया, ठीक है? तो सोडियम के हम सबको पता है 3 सेल होते हैं। So sodium, we know that 3 cells are there, like 2 electron, 8 electron, and 1 electron. So अगर मुझे इस outer most इलेक्ट्रॉन को निकालना है, so मुझे एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, so this is known as ionization enthalpy 1. अब इसको निकालने के बाद मुझे अगर एक और इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो डेफिनेटली बेटा वो मुझे सेकंड सेल से निकालना होगा, है ना? तो सेकंड सेल से मुझे उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। ठीक है, वो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहलाएगा? वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की कैटेगरी में लाई करेगा कि भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। सिमिलरली अगर मुझे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी 3। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन IE1, IE2 एंड IE3, राइट? So the minimum energy required to remove the electron from the outermost orbit of an isolated gaseous neutral atom is called फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग IE1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल मान लो सोडियम ही है, तो उसमें से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो ये क्या हो गया? पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1 एंड देन अब ये हो गया 2,8 और यहाँ पे हम लोगों का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इसको हम लोगों ने बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा? दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी जो सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालने के लिए जो एनर्जी देंगे हम, दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसको हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से रिमेंबर रखेंगे। ठीक है, सो आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आप लोगों को। अच्छा, now, in general, energy is always required to remove electron from an atom or ion. Hence, ionization enthalpy is always a positive. Always remember रखना बेटा, ये चीज हमेशा दिमाग में अपने फिक्स रखनी है। क्या चीज बेटा?
कि एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, है ना। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा कब होती है? इन जनरल एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और आयन। हेंस वी कैन से दैट द आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव, ठीक है, और वो एंडोथर्मिक होती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव और वी से एंडोथर्मिक इन नेचर। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलो, एक इंपॉर्टेंट नोट मेक करो। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट नोट बेटा? तो मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 is always greater than ionization enthalpy 1. Why? Because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion where the nuclear charge is more than in a neutral atom. So more energy is required. देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास सोडियम है, तो ये 2,8,1 था, तो यहां से आप आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते थे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ से आप निकाल सकते थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता? 2,8 हो जाता। आप मेरे से कोई बोलता कि आपके पास Na पॉजिटिव है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, तो यहाँ से अगर एक और इलेक्ट्रॉन और निकालना हो, सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये नॉट इजी टास्क, तो यहाँ पे इजी नहीं है, नॉट इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Na+, तो वही लिखा है। इसीलिए वी हैव टू अप्लाई सम मोर एंड मोर एनर्जी. So ionization enthalpy 2 is always greater than ionization enthalpy 1 because it is more difficult to remove an electron from a positively charged ion where the nuclear charge is more than in a neutral atom. So more energy is required. तो वहां पे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आप सभी को ध्यान में रखना है। क्लियर? चलो, अब इसको ऑब्जर्व करते हैं एक एनिमेशन के थ्रू कि किस तरीके से हम आयनाइजेशन एंथैल्पी को समझते हैं। तो देखो, ये है बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है आउटर मोस्ट सेल का, ठीक है। तो मुझे इस आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगानी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डन। अब देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जल्दी बताओ। तो इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, अभी बताया था हम लोगों ने कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये बताओ बेटा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन IE1 एंड IE2? जल्दी बोलो। सो IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बता सकते हो आराम से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल अपना डिपेंड करता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज के आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे आप एटॉमिक साइज बढ़ाओगे, वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू बेटा डिक्रीज होने लग जाएगी। यानी व्हाट इज द रिलेशनशिप बेसिकली बिटवीन एटॉमिक साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्या रिलेशन आएगा? दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी is inversely proportional to the atomic size, right? Yani whenever the atomic size increases, the ionization enthalpy values decreases. Why? Because the attraction of the nucleus over the valence electron decreases. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। That is ionization potential is inversely proportional to the atomic size, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई। नाउ द सेकेंड इज न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करता है? So when the nuclear charge increases, ionization potential value also increases because the attraction of the nucleus over the valence electron increases. We all know that whenever you move in the periodic table from left to right, nuclear charge increases, right? Why? Because the number of shell is remain constant. There is no increase in the number of shell. However, the number of electron increases when you move from left to right in the periodic table, right? So nuclear charge increases. And if न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हो रहा है? कि न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड करके रखा है, बांध के रखा है। तो कुछ सोचो, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होगा ना। दैट्स व्हाई व्हेन द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ओवर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ठीक है। तो ये पूरी कहानी हो गई हमारी। नाउ अब देखो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। यानी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूक्लियर चार्ज के। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट।
So when the screening effect increases, ionization potential value decreases. Why? Because the attraction of the nucleus over valence electron decreases. तो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है बेटा, तो ऑलवेज रिमेंबर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे ही हम बोलते हैं कि डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है। इसके कहने का मतलब ये होता है बेटा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होने के चलते कि भाई वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर शील्ड नहीं कर पाएंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। क्योंकि भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ता है, डी और एफ ऑर्बिटल्स आते हैं, वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर लूजली बाउंडेड होगा और वो आसानी से निकल जाएगा। तो वही लिखा है, व्हेन द स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज because the attraction of the nucleus over the valence electron decreases। ठीक है। चलो, so ionization potential is inversely proportional to 1 upon screening effect. Now the next is penetrating effect। कि what do you mean by this term penetrating effect? कि penetrating effect ये क्या होता है हम लोगों का। तो चलो देखते हैं what is this penetrating effect। So the tendency of an orbital, right? The tendency of an orbital to move towards the nucleus is called penetrating effect। यानी जो टेंडेंसी होती है ऑर्बिटल की किसकी तरह मूव करने की, to move towards the nucleus, right? To move towards the nucleus is called penetrating effect। तो पहले तो penetrating effect आपने समझ लिया। Now order of penetrating effect देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा penetrating effect किसका होता है, S का, फिर P, फिर D, फिर F। यानी when the penetrating effect increases, ionization potential value also increases because the attraction of the nucleus over the electron increase। So we can say that ionization enthalpy is directly proportional to the penetrating effect। तो चार चीजें बताई मैंने आप लोगों को। पहला था एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर हमने पढ़ा सेकंड क्या पढ़ा, तो सेकंड हम लोगों ने पढ़ा है न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में देखने को मिल रहा है। ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द आयोनाइजेशन energy, right? This is going to be a very 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 interesting one। Why? Because we all know that whenever you move from left to right in the periodic table, what happened beta, whenever you move left to right in the periodic table, that is from like we have a boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon, right? And here also we have a beryllium. So we all know that whenever you move left to right in the periodic table, nuclear charge increases, right? And what is the effect of nuclear charge on this? So as the nuclear charge increases, ionization enthalpy is going to be increased because the nuclear charge and ionization enthalpy is directly proportional to each other। ठीक है, ये समझ आया? So if I'm asking out of beryllium and boron and out of nitrogen and oxygen, ठीक है, so out of beryllium and boron, which will show highest ionization enthalpy? Can anyone tell me out of beryllium and boron, which will show highest ionization enthalpy on the basis of nuclear charge only? So obviously, boron have to show more ionization enthalpy because the nuclear charge is more, right? So expected. So the expected order is out of beryllium and boron, boron की ज्यादा हो गया रेडिएशन एंथैल्पी। सिमिलरली आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए। बट इन एक्चुअल बट इन एक्चुअल केस what happen is beryllium having highest ionization enthalpy than boron and nitrogen having highest ionization enthalpy than oxygen। ठीक है, nitrogen having highest ionization enthalpy than oxygen। So what are the reason behind this? तो reason is simply electronic configuration। अगर आप electronic configuration देखो बेरिलियम का, तो बेरिलियम having atomic number 4, so the electronic configuration is 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 and 2s2। so 1s2 and 2s2, these are the electronic configuration 1s2 and 2s2। अब देखो, ये 1s2 है और ये 2s2
2 है। तो यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस का, वी ऑल नो दैट इन एस वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये एस का फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। उसी तरीके से अगर मैं बोरोन की बात करूं, तो बोरोन क्या है, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो यहाँ पे ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है। So due to fully filled electronic configuration, they are much more stable and it is very difficult to remove electron from beryllium. That's why beryllium having the highest ionization enthalpy. Similarly, in case of nitrogen and oxygen, nitrogen having electronic configuration 7. So we can write as 1 is 2, 2 is 2, and 2p3. So 1 is 2, 2 is 2, and 2p3. So this is the electronic configuration of nitrogen. ठीक है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1 is 2, 2 is 2, and 2p3। चलो, ये तो हो गया। और ऑक्सीजन का अगर लिखते हो जिसका एटॉमिक नंबर 8 है, सो वी कैन राइट एज 1 is 2, 2 is 2, and this is 2p4। So we all know that 2p3, because in p we have a 6 electron, because in p we have a 3 orbital in p, px, py, pn, z, right? So this is a half filled, तो हाफ फील्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड होने के चलते they are much more stable as compared to oxygen. That's why it is very difficult to remove electron from nitrogen as compared to oxygen. That's why the ionization enthalpy of nitrogen is much more as compared to ionization energy of oxygen। तो ये चीज क्लियर हुई क्या, एक बार जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? Hmm? So the electronic configuration, that is the atom of the element having their half filled or fully filled orbital, are comparatively more stable. Hence, they require more energy than the others. So we can say that the ionization energy of nitrogen is more as compared to ionization energy of oxygen. ठीक है, चलो एक नोट करो, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैव अ मैक्सिमम आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड ड्यू टू द कंप्लीटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कंप्लीटली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के चलते जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज द इनर्ट गैसेस, ठीक है, तो उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है? चलो, so group 18 element have a maximum ionization enthalpy in a period due to completely, why? Due to completely stable electronic configuration। ठीक है, तो ड्यू टू completely stable electronic configuration इनका थोड़ा सा ज्यादा होगा ionization enthalpy। ठीक है, चलो बेटा। लेट अस सी द ग्राफ बिटवीन द ionization enthalpy and atomic number। इसको ग्राफ को देख सकते हो आप एक बार, क्या हो रहा है, देखो। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरीके से कुछ वेरी कर रही है, देख रहे हो आप? सबसे ज्यादा है हीलियम के लिए, बिकॉज वो इनर्ट गैस है। उसके बाद से देखो नियॉन भी इनर्ट गैस है, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। फिर जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो रही है, थोड़ी सी डिक्रीज हो गई। ठीक है, और फिर देखो जो भी नोबल गैसेज है उनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह का हमारा क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ठीक है, तो ये देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, तो इसमें भी हीलियम का सबसे ज्यादा, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जीनन, यानी जीनन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है। और ये रहा हम लोगों का एटॉमिक नंबर, लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीनियम और सीजियम। तो इस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो जिसका साइज बड़ा है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, तो सीजियम का साइज सबसे बड़ा है, दैट्स व्हाई दे हैविंग अ लेसर आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सबसे छोटा साइज और इनर्ट गैसेस है, तो इसमें सबसे कौन है, हीलियम, राइट? तो हीलियम की सबसे ज्यादा होगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर, अब बताओ। पोटेशियम, रुबीनियम, सीजियम में आपको ऑर्डर बताना है। तो ऑब्वियसली सीजियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी, देन रुबीनियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम, है ना, बिकॉज एज द साइज इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज।
अब बताओ इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो Mg2+ है, तो भाई Mg2+ है यानी 2,8 है, ये स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड स्टेबल। जब Mg+1 क्या है, 2,8,1। Na+ क्या है, अगेन 2,8, गुड। और F की नेगेटिव क्या है, 2,8। सो दे आर आस्किंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखो ये दोनों 2,8 2,28 के केसेस है, ठीक है। ये दोनों किसके केसेस हैं बेटा, 2,8 और 2,8 के केसेस हैं, राइट। सो 2,8 के केसेस होने का मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों का सेम है। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाओ, तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है, आयनिक एंथैल्पी बढ़ती है। तो इस हिसाब से किसका ज्यादा होना चाहिए, बताओ। बिकॉज Mg+2 का ज्यादा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे तो Mg+2 भी है, और यहाँ पे Na+1 भी है, और F नेगेटिव भी है। तो F नेगेटिव और इन सब में फर्क क्या है, बताओ जल्दी। तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीशियम पे। तो हमें पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज दिख रहा है +2 का। तो एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा, आयनेशन एंथैल्पी भी बढ़ रही। पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर पता है, SPDF, सबको पता है ये चीज। इसमें ऑर्डर बता दो बेटा जल्दी से। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑर्डर इन NOF, कम पता है, एन का सबसे ज्यादा होता है, होना चाहिए था O का, पर होता ज्यादा एन का है, फिर F। तो ये ऑर्डर होगा बेटा, यानी सबसे ज्यादा हो जाएगा F का, फिर आएगा N, और सबसे कम होगा O का, यानी O, N और F। तो ये ऑर्डर होना चाहिए। नियॉन का तो भाई नियॉन कहाँ पड़ गया, तो हीलियम, और उसके नीचे आता है नियॉन, ठीक है। तो बताओ भाई कौन सा ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा नियॉन का होगा क्योंकि इनर्ट गैसेज है, देन फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। सो दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑर्डर। अब बताओ कौन से ग्रुप का मैक्सिमम एंथैल्पी होगा, तो हमें पता है जो इनर्ट फैमिली है ना, यानी 8A ग्रुप का सबसे ज्यादा होगा। अब ट्रेंड देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी में कि कौन कौन सा ट्रेंड देखने को मिलता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। ट्रेंड का मतलब होता है अक्रॉस पीरियड जाओगे तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा। तो अगर मैं पीरियड की बात करूं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। क्या रीजन है, बिकॉज वी ऑल नो दैट द एटॉमिक साइज डिक्रीज एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप की बात करूं, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो जैसे ही हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है आप सबके लिए, वो क्या नोट है कि alkali metal have low ionization enthalpy, hence they are more reactive। जो ionization alkali metals होते हैं, वो क्या होता है बेटा कि alkali metals have a low ionization enthalpy, उनकी ionization enthalpy बहुत ही लो होती है, hence more reactive, और इसी के चलते क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा reactive होते हैं। So all alkali metals have a low ionization enthalpy and hence they are more reactive in nature। रीजन देखो, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। जेन एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए अगर आप ग्रुप की बात करो, तो इन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। आप देखो बेटा ये ग्रुप नंबर के साथ है इसका कर्व, तो इसको आपको ध्यान से देखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो देखो जैसे जैसे ग्रुप नंबर बढ़ रहा है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस चीज को, कि जैसे जैसे हीलियम, हाइड्रोजन से हीलियम गए, फिर सेकंड पीरियड के एलिमेंट आए, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ग्रुप नंबर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। अब बताओ भाई, व्हाई नाइट्रोजन हैव अ मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, तो अभी भी बता दिया था, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या फर्क पड़ता है, कोई बताएगा। पीरियड में, इन अ पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इंक्रीजेस, ठीक है। सो इंक्रीज। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीजेस, सबको पता है ये चीज। यानी इन पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज, इंक्रीज ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज ऑफ द एटॉमिक साइज, या बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियसली बोथ ए एंड बी, एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। Now, अब मुझे ये बताओ जल्दी से, which of the following element have the lowest ionization enthalpy, फटाफट।
हाँ भाई, क्लियर है? Which of the following element have the lowest ionization enthalpy? Can anyone? Alkaline earth metal, halogens, halogens, or alkali metals? Out of these, which one of the following is the correct? Can anyone tell me the answer? Yeah, because we know that whenever you move, right, when left to right in the periodic table, the ionization enthalpy increases, right? So, alkali earth metal belong to which group? Belong to second group. This will belong to 16th group. Halogen belong to 17th group. Alkali metal belong to the first group. So we know that the lowest ionization enthalpy shown by alkali metal because this is the first group element, right? So whenever you move from left to right, they are always increasing the ionization enthalpy. So which of the following is the correct? That is alkali metal. So I hope ये clear हो गया होगा. Now, can anyone tell me the answer for this? Why the ionization enthalpy of nitrogen is more than oxygen? What is the reason behind this? I already explained to you. अभी अभी explain किया है. फटाफट बताओ क्या रीजन होना चाहिए? Why ionization enthalpy नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है ऑक्सीजन से? Give me the reason. Due to the fully filled electronic configuration in N, due to fully filled electronic configuration in N, half filled electronic configuration in N, less number of electron in N, or more number of electron in oxygen. So we know the ionization, the electronic configuration of nitrogen. क्या होता है? 1:2, 2:2, and this is 2p3. So due to half filled होने के चलते, half filled electronic configuration होने के चलते नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है ऑक्सीजन से. जबकि अगर लेफ्ट टू राइट जाओ तो राइट में ऑक्सीजन पड़ता है, यानी होना चाहिए था ऑक्सीजन का ज्यादा, बट है किसका ज्यादा? नाइट्रोजन का. तो रीजन क्या है इसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर मच मच मोर स्टेबल. और तुम्हें पता है स्टेबल कोई हो गया तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा मुश्किल है. सो यू हैव टू अप्लाई सम मोर एनर्जी. दैट्स व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन. चलो, अब चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. राइट, सो दिस इज अनदर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो होता क्या है ये देखो. आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब था कि आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. राइट, सो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हाउ मच एनर्जी यू आर गिविंग, ठीक है, कि कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो. तो जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? समटाइम दे आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. राइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द एटम. राइट, सो अब आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, ऐड करना है. तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे सो या तो वो इजिली ऐड हो जाएगा. सो व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स इजिली एडेड दे एमिट एनर्जी, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव गेन एंथैल्पी है. और जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो हम उसको एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव गेन एंथैल्पी. यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बोले कि भाई लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा. नथिंग लाइक दिस. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है कि नेगेटिव गेन एंथैल्पी है, ज्यादा मोर नेगेटिव गेन एंथैल्पी है या लेस नेगेटिव गेन एंथैल्पी है. तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डिफाइन करते हैं. तो चलो स्टेटमेंट देखते हैं जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का. So when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert it into a negative ion, अभी यही बताया था. So उसमें जो भी एंथैल्पी चेंज होगा that is known as electron gain एंथैल्पी. तो ये आपको रिमेंबर करना है. लाइक देखो यहाँ पे ये रहा हम लोगों का एटम एक्स. सो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है. तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है तो यहाँ पे गेन एंथैल्पी क्या हो गई? नेगेटिव. मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है. एग्जांपल दूं, देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन है. तो क्लोरीन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये तो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्लोरीन नेगेटिव बना लेगा. क्यों? बिकॉज क्लोरीन तो होता है 2,8,7. तो चाहेगा भाई कोई एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से दो, है ना? वाई? बिकॉज as soon as they accept one electron its octet is completed, right? So they become more stable. So ये एक इलेक्ट्रॉन लिया इसने
और ये क्लोरीन नेगेटिव बन गया, एंड वी नो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2,8,8. This is the most stable form. So the halogen having the maximum tendency to accept one electron. That's why we can say that in a combined or in a whole periodic table, right? If I'm talking about the combined periodic table, group 17, that is halogen having the maximum tendency to show electron gain enthalpy, or better we say negative electron gain enthalpy. ठीक है, तो ये बहुत आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं. ऑन द अदर हैंड साइड अगर मैं बोलूं कि हमारे पास नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेस उनके पास ऑलरेडी कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और अब आपको मैं बोलूं एक इलेक्ट्रॉन उनको दे दो, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे? जो पहले से ही है 2,8,8 ऑलरेडी इज इन स्टेबल फॉर्म, तो वो क्यों चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी खराब करना? वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मैं अपनी स्टेबिलिटी खराब करूं. इसीलिए जो नोबल गैसेस होते हैं दे शो हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं कराना चाहेंगे. ऑन द अदर हैंड साइड दे विल शो नेगेटिव गेन एंथैल्पी. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है. ये है पूरा. तो आई होप यहाँ से समझ आ गया होगा आप लोगों को. डन. चलो, वेरी गुड. सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन, अब चलो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी ऐड कर दिया मैंने. अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना है, राइट? सो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करने जा रहे हैं. यानी मैंने इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ यूनी नेगेटिव आयन, एनर्जी इज एब्सॉर्ब टू ओवरकम दिस रिपल्सिव फोर्स. सो दिस एनर्जी इज कॉल्ड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव as compared to the first one. Why? Because the first in the first electron gain enthalpy, they easily accept electron. If they have a deficiency of electron, they can easily accept electron and become negative anion, right? For example, chlorine accept one electron to form chlorine negative ion. अब वो chlorine negative ion बन गया है और एक इलेक्ट्रॉन और गया ऐड होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और गया वहां पे ऐड होने के लिए, तो नेगेटिव आयन बन चुका है और एक इलेक्ट्रॉन और वहां पे ऐड होने के लिए गया. तो क्या होगा वहां बताओ? एक इलेक्ट्रॉन अगर और ऐड होने के लिए चला गया तो जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे ऐड होने के लिए जाएगा, क्या होगा वहां पे? उसी समय वहां पे एक रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू होगा, क्योंकि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्शन फोर्स प्रोवाइड करेंगे. तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इसकी अब गेन एंथैल्पी थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई, वहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पा रहा है. तो ऑलवेज रिमेंबर, द सेकेंड गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड द फर्स्ट गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव इफ दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सो वही लिखा हुआ है, सिंस डेल्टा एच इज पॉजिटिव सो द प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस. यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is measured. कैसे मेजर करोगे? जस्ट लाइक द ionization enthalpy, their unit remains same, like electron volt per atom or in a kilocalorie per mole or kilojoule per mole. So these are the way in which you calculate the electron affinity. ठीक है, now let us see some example. ठीक है, examples देखते हैं कुछ. So trend in electron enthalpy क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस तरीके से इसका ट्रेंड देखने को मिलता है. सो बेसिकली इन द पीरियड, अगर आप एक मैं पीरियड की बात करूं कि अगर आपके पास दे रखा है लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा. सो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल इंक्रीज. ठीक है, बेटर टू से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज एक्सेप्ट द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस की बात नहीं हो रही, वो एक्सेप्शन है क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा राइट में पड़ते हैं, पर वो एक्सेप्शन केस है ना. यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. सो नोट क्या है, हेलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑलरेडी मैंने बता दिया आप लोगों को. रीजन क्या है भाई? सो एज द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. सो दीज आर द रीजन. अब ये देखो, वी हैव अ क्लोरीन, राइट? ये है क्लोरीन का एक एटम, और यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ला रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोरीन नेगेटिव. तो यही है हम लोग का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इसी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के हिसाब से. नाउ अब ग्रुप में क्या फर्क पड़ता है? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज, और भी से बेटर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. रीजन क्या है? वही साइज बढ़ रहा है जिसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. सो दीज आर द रीजन.
नाउ एक्सेप्शन है ग्रुप में, थोड़ा सा उस एक्सेप्शन को समझना है। तो पहला है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इनर्ट गैसेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन affinity of inert gases element is zero due to the stable NH2 NP6 configuration। यानी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इनर्ट गैसेस एलिमेंट की, वो जीरो होती है, ठीक है, व्हाई, ड्यू टू स्टेबल NH2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। नाउ अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, तो EA1 ऑफ अ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द कोरस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है। यानी थर्ड, अब देखो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को, कि मान लो हमारे पास फ्लोरीन है और क्लोरीन है। सो फ्लोरीन इज द सेकंड पीरियड एलिमेंट एंड क्लोरीन इज द थर्ड पीरियड एलिमेंट। सो होना क्या था, जनरली व्हाट हैपन इफ यू मूव डाउन द ग्रुप, द नेगेटिव गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। यानी एक्सपेक्टेड क्या था, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो ये था कि फ्लोरीन की ज्यादा नेगेटिव गेन एंथैल्पी होनी चाहिए थी क्लोरीन से। बट इन रियलिटी एक्चुअल क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये हो रहा है, एक्चुअल केस में ये हो रहा है कि क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से। व्हाई? बिकॉज द रीजन इज फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल इन साइज, राइट। फ्लोरीन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल साइज है, देखो यहाँ पे लिखा भी है रीजन, मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे आपका लिखा भी है बेटा, देखो रीजन क्या है, कि क्या रीजन है जिसके चलते ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। तो हमें पता है फ्लोरीन जो है वो बहुत ही छोटा साइज का है, और यहाँ पे 2,7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं आउटर मोस्ट सेल में, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए और आता है, तो ये सभी 7 इलेक्ट्रॉन उसको खूब अच्छा खासा रिपल्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसके चलते वो यहाँ पे ऐड नहीं हो पाता। तो दिस इज द बेसिक रीजन, दैट इज स्मॉलर साइज ऑफ एटम, स्ट्रॉन्गर इंटर एटॉमिक रिपल्सन। सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन का नहीं है, क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन और सल्फर में होना चाहिए था ऑक्सीजन का, बट वहां भी सल्फर होता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों का पूरा इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड एटॉमिक नंबर कर्व, जस्ट लाइक द आयनाइजेशन एंथैल्पी, जैसे हमने डिस्कस किया था उसी के बेसिस पे है, सिंपल, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। सो ये है तुम लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो एज अ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल की नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको इसके आगे से डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोगों को बताना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, EA1 नेगेटिव, EA2 पॉजिटिव, या फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव। तो ये आप लोगों को एक करना है। सो एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, जल्दी से पूछ लो किसी को कोई भी डाउट हो तो, अदरवाइज हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। एनीवन, कोई डाउट है किसी को? पूछो। नो? तो चलो एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, और फिर नेक्स्ट कल यहीं से रिज्यूम करेंगे। जब तक तुम्हारे लिए क्वेश्चन है छोटा सा, ये आप लोगों को सभी को सॉल्व करना है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल।